अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज आपको ना सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इशू से भी बचने में मदद करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब तक हम रेस्पिरेटरी फेलियर और ऑक्सीजन थेरापी को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन हम किन किन ज़रिए से पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस लेवल पे हमें नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम नेज़ल प्रोंग को ट्राई कर चुके, हम ऑक्सीजन मास्क को ट्राई कर चुके, हम वेंचुरी मास्क को ट्राई कर चुके, हम नॉन रीब्रीदर मास्क को भी ट्राई कर चुके, लेकिन इन सारे तरीक़ों के बावजूद भी हमारी जो डिज़र्व्ड SpO2 थी वो अचीव नहीं हो सकी। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की तरफ आएँ, राइट। और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में दो टेक्निक्स ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं। एक का नाम CPAP है और दूसरे का नाम BiPAP है। ये एक्चुअली एक ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी एडवांस फॉर्म को हम BiPAP बोलते हैं। CPAP स्टैंड फॉर कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, राइट। ये एक बेसिक डिवाइस होती है, ये रिलेटिवली चीपर डिवाइस है और शुरू की डिवाइस थी, फिर उसको एडवांस फॉर्म में जो है वो BiPAP में कन्वर्ट कर दिया गया। BiPAP स्टैंड फॉर बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, राइट। ये उसी की एडवांस फॉर्म है और इसमें हमें फ़ायदा ये है कि हमें दो लेवल्स मिलते हैं प्रेशर के। इसमें हमारे पास एक ही लेवल होता है प्रेशर का, और वो लेवल हम यूज़ करते हैं एल्विलाई को ओपन रखने में और पीप मेंटेन रखने में, राइट। और इसमें हमारे पास दो लेवल होते हैं, इसमें हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लेवल जो है वो सेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल आप ये रजिस्टर कर लें कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से हमें दो फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1 FiO2 को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है जो भी पेशेंट इनहेल कर रहा है या इंस्पायर कर रहा है, राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि रूम एयर में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो 21% होती है, और उसको हम बढ़ाकर 90% या 100% तक भी लेके जा सकते हैं, और उसको हम FiO2 बोलते हैं। और पीप के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि पीप स्टैंड फॉर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, और इसके हमें दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि रेस्पिरेटरी वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। पीप की वजह से जो है वो जो काम रेस्पिरेटरी मसल्स ने करना था वो मशीन करती है, और पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी वर्कलोड है वो कम हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा इसका हमें ये होता है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है, राइट। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का जो फ़ायदा है ओवर जो हमारे कंजर्वेटिव मेथड से नेज़ल प्रोंग या ऑक्सीजन मास्क वगैरह, उनकी निस्बत इसका जो एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि हमें पीप मिल जाती है। FiO2 या इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है वो हम नेज़ल प्रोंग के ज़रिए या मास्क के ज़रिए भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमें पीप नहीं मिलती। तो पीप से हमें ये फ़ायदा होता है कि पीप से हमें ये दो एडिशनल फ़ायदे मिलते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट की जो सैचुरेशन है वो बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की इंडिकेशंस क्या हैं। तो इसकी जो नंबर 1 इंडिकेशन है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, यानी कि pH जो है वो लेस दैन 7.35 होनी चाहिए। pH की जो नॉर्मल रेंज है वो हमने ABGs में डिस्कस की थी कि 7.35 से लेकर 7.45 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो जब ये अपनी लोअर लिमिट से कम हो जाएगी तो हम इसको एसिडोसिस बोलेंगे, और इसके लिए शर्त यह है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होनी चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसकी जो सेकंड इंडिकेशन है वो एक्यूट एक्जेसरबेशन ऑफ एस्थमा या COPD, और उसमें भी pH जो है वो लेस दैन 7.35 होनी चाहिए। और इसकी जो नेक्स्ट इंडिकेशन है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ भी ऐसी हो जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो विद दिस pH, या उसमें CO2 रिटेंशन हो रही हो। CO2 की नॉर्मल रेंज जो है वो 35 to 45 होती है, और जब वो 45 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये CO2 रिटेंशन हो रही है। तो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ ऐसी जो CO2 रिटेंशन करे तो दैट इज़ इंडिकेशन फॉर नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन।
उसके बाद जो इंडिकेशंस हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये दोनों ऐसी कंडीशन हैं जिसमें हमें सी पैप जो है वो ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये एल्वियोलर एडीमा को कम करता है जो कि CHF में होता है, और जब वो एडीमा कम होगा तो उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकेगा, और जो गैस की जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। और इसका जो तीसरा फ़ायदा हमें होगा वो ये होगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो बेहतर हो सकेगा। सी पैप जो है वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर को ज़्यादा करेगा क्योंकि ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होगा, और अल्टीमेटली जो है वो कार्डियक आउटपुट बेहतर होगा। CHF में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कंजेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो इसकी वजह से जब पॉजिटिव प्रेशर बेहतर होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। इसकी जो नेक्स्ट इंडिकेशन है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है आफ्टर एनी मेजर सर्जरी। चेस्ट सर्जरी हो सकती है या एब्डोमिनल सर्जरी हो सकती है। उसके बाद पेशेंट जो एक बेड रिडन फॉर्म में होता है तो उसकी वजह से एटिलेक्टेसिस हो जाती है और जो लंग्स की एफिकेसी है वो कम हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो इसकी लास्ट इंडिकेशन है वो एक्सट्यूबेशन है, कि यानी कि एक पेशेंट आपके पास वेंटिलेटर पे था और आपने उसको एक्सट्यूबेट करने का प्लान किया है, तो आप उसको ट्रायल देते हैं कि वो अपनी एफ़र्ट से जो है वो ब्रीदिंग शुरू करे, लेकिन अगर वो नहीं करता तो मीनवाइल हम उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का ट्रायल दे सकते हैं, और इससे ये हो सकता है कि वो पेशेंट जो है वो एक्सट्यूबेट हो जाए। ये कुछ बड़ी बड़ी इंडिकेशन थी। इसके अलावा भी कुछ इंडिकेशन हैं, लेकिन कॉमनली जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम फेस करते हैं वो ये वाली इंडिकेशन होती हैं, तो ये आप जहन नशीन कर लें। अब हम इसकी सेटिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में बेसिकली हमने प्रेशर को मैनेज करना होता है, तो प्रेशर रेंज जो है हमारे पास 4 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, तो हमारे पास 4 से 20 की रेंज होती है, और यूजुअली हम 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से इसको स्टार्ट करते हैं, और हर 10 से 20 मिनट के बाद हम इसको ट्राइट्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, और कि हमारी डिज़ायर्ड सैचुरेशन जो है वो मेंटेन हो पा रही है या नहीं हो पा रही, तो उसके हिसाब से हम प्रेशर को मज़ीद बिल्ड कर सकते हैं। वैसे तो ये रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट जो है ये ऑपरेट करते हैं यूजुअली, लेकिन ये है कि आपको भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसका प्रेशर जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, राइट। तो जो बायपैप है उसमें हमने डिस्कस किया था कि 2 लेवल्स होते हैं, तो एक इंस्पायरेटरी लेवल होता है और एक एक्सपायरेटरी। तो फ़र्ज़ किया अगर हम इंस्पायरेटरी लेवल जो है वो 15 सेंटीमीटर वाटर सेट करते हैं और एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है वो 8 सेंटीमीटर वाटर जो है वो सेट करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हम उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और वो अगर इनका डिफरेंस निकालें तो 7 ml बनेगा। तो एक यूजुअली जो टाइडल वॉल्यूम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से सेट किया जाता है। तो इसमें हम टाइडल वॉल्यूम का ख्याल रखते हुए वैल्यूज़ को जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगेन ये रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट की ज़्यादा डोमेन है, लेकिन ये है कि हमें भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1 पे फेशियल इंजरी या फेशियल बर्न हो तो हम इसका मास्क नहीं लगा सकते। ये मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सी पैप की या बाय पैप की मशीन है। इसमें हम जो है वो प्रेशर को सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे मैंने बताया 4 से 20 तक की हमारे पास यूजुअल रेंज होती है, इससे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इस रेंज के अंदर रहकर प्रेशर को सेट करना चाहिए। तो इसमें नॉब्स होते हैं, इसमें हम इंस्पायरेटरी प्रेशर को और एक्सपायरेटरी को जो है वो मैनुअली सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसका ये मास्क होता है, ये आप देख लें। इसको फर्मली जो है वो पेशेंट के हेड के साथ लगा दिया जाता है और मेक श्योर कर दिया जाता है कि कहीं से भी एयर जो है वो लीक ना हो। इसको बिल्कुल टाइट फेस के साथ अटैच किया जाता है, उसके बाद ही इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर एयर लीक होगी तो फिर हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं हो सकेगा। तो ये मेक श्योर किया जाता है कि इसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो अगर फेशियल इंजरी होगी या फेशियल बर्न होगा तो डेफिनेटली ये मास्क लगाना मुश्किल होगा और पेशेंट के लिए पेनफुल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। उसके बाद अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई फॉरेन बॉडी है या स्ट्राइडर है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसके बाद पीएच अगर 7.25 से ज़्यादा फॉल कर जाती है
या कुछ जगहों पे ये लिखा है कि 7.15 से ज़्यादा फॉल कर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें नॉन इन्वेजिव की जगह इन्वेजिव वेंटिलेशन जो है वो यूज़ करनी चाहिए। या अगर PaO2 जो है वो लेस दैन 60 रहती है, बावजूद इसके कि आपने मैक्सिमम FiO2 पेशेंट को दे दी है, 90% या 100% तक दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी PaO2 जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही, तो अगेन इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आप मज़ीद उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखें। तो अब इट्स टाइम कि आप पेशेंट को इन्वेजिव वेंटिलेशन पे शिफ्ट कर दें। तो इन्वेजिव वेंटिलेशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट इरिटेबल है या ड्राउजी है तो उस कंडीशन में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन नहीं यूज़ करनी। या अगर GCS लेस दैन 8 है तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। या अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट इज़ मोर दैन 25 या रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट है तो उस कंडीशन में भी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशंस आ रही हैं एयरवेज़ के अंदर और वो उनको क्लियर नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेजिव वेंटिलेशन इंडिकेटेड है। अब इसकी एक नई फॉर्म आ चुकी है मार्केट में जिसको AVAPS या AVAPS बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये टाइडल वॉल्यूम को कांस्टेंट रखती है और बाकी चीज़ों को प्रेशर को जो है वो वेरिएबल कर सकती है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम जो हम सेट कर देंगे तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। AVAPS स्टैंड फॉर एवरेज वॉल्यूम अश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट, राइट। ये हमारे पास आपको देखने में नहीं मिलेगी, हमारे पास यूजुअली CPAP और BiPAP की ऑप्शन है। तो इसकी एडवांस फॉर्म जो है वो AVAPS भी बन चुकी है। ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन के नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो है वो क्या होती है, उसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और किस तरह से उसको जो है वो सेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।